आयनाइजेशन एनर्जी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी। चलो, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट में थोड़ा सा चर्चा करने वाले थे आयनाइजेशन एनर्जी में -13.6 यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाले थे। ये जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। देखना बेटा, ये गैस है, ये पहली सेल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अच्छा जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, हम लोग हाइड्रोजन का मान की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखते हैं तो -13.6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर रखे हैं तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो कितना आ जाएगा -3.4। यहाँ पर 3 रखते हैं, -13.6 3 का स्क्वायर कितना बेटा -13.6 अपॉन 9 तो -1.51 हो जाएगा। और इसी तरह से -13.6 4 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 16 -0.85 हो जाएगा। अब देखना बेटा सब लोग, ये ऐसे चलते चलते मान लो ये इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट अगर रखना जाए -13.6 इनफाइनाइट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो वैल्यू -13.6 से शुरू हुई थी, फाइनली 0 हो गई। वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है। इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लो, इन दोनों का डिफरेंस तो 10.2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस -3.4 से -13.6 घटा दो तो कितना आएगा 10.2। इससे इसको घटा दो, मतलब इससे इसको घटा दो तो यहाँ पर 1.89 आएगा। इससे इसको घटा दो 0.65 आएगा। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है। और अगर ध्यान दो 0 से इसको घटा दो तो कितना आएगा 13.6। कितना आ जाएगा 13.6। ठीक भैया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ध्यान देना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है उसको एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए तो दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में है 1.89 दे दिया जाए, तीसरे में ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। पहले में है और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। और 13.6 देने पर इनफाइनाइट में पहुंच गया। ठीक है, और बेटा आ जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइट में पहुंच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को छोड़कर बाहर चला गया। हाँ आ जाओ, एटम को छोड़कर बाहर चला गया, एटम में नहीं है। अगर अच्छा एटम में नहीं है, इसका मतलब एटम को छोड़कर बाहर चला गया। एटम को छोड़कर बाहर चला गया, इसका मतलब क्या बन गया? आयन बन गया। और आयन के बनने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की। आप क्या नाम बेटा पीछे इर्रेगुलर रह रही हो तुम? सर पेपर देने गया था ना बीएससी का। अच्छा चलो ठीक है। सेकंड पेपर मैंने कहाँ चल रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रेगुलर हो बेटा। आप लोगों को दो चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास आ जाएगा ना, क्योंकि रेगुलरिटी ब्रेक होगी चीज़ें समझ नहीं आएगी ना।
अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं कि इसमें हर पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। मान लो आप पीरियडिसिटी पढ़ रहे हो, पूरा सब कुछ मालूम है, जो एक क्वेश्चन पूछा गया वही नहीं मालूम है, तो फिर पूरे चैप्टर पे मतलब रह गया नहीं। तो इसलिए मतलब हर चीज़ को बड़ी बारीकी से ना बेटा, ठीक है। पहले रेगुलर रह रही थी, पढ़ने में भी ठीक थी, इसलिए में लगा कि आना चाहिए ना बेटा। हाँ, तो क्या होता रहता है इसका मतलब जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर ऑफ दैट स्पीशीज इनटू जेड स्क्वायर ऑफ दैट स्पीशीज। यहाँ पर हम लोग फाइंड क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ऑफ He+, तो कितना हो जाएगा बेटा 13.6। जेड का मतलब हीलियम का जेड, 2 स्क्वायर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, 13 चौका 52, 2 54, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और बोलना चाहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li++। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li++। तो चलें आगे। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाना बेटा, ये ध्यान देना, ऐसे लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी He+, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर He+। ये फार्मूला पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया ना, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है बराबर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ऑफ दैट स्पीशीज। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी Li++ क्या प्लस 13.6 इंटू क्या बेटा जेड स्क्वायर ऑफ Li++, और ये वैल्यू दिया कितना गया है x। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दें और क्या बोल दें 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो 1/2, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या बेटा IE, यहाँ पर He+ हो बेटा IE Li++, यहाँ पर क्या जेड स्क्वायर He+ अपॉन जेड स्क्वायर Li++। यहाँ पर वैल्यू कितना दी गई है x, कितना दी गई है x IE Li++, यहाँ पर कितना बेटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फाइनली 4, यहाँ पर कितना 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4IE Li++ इक्वल टू 9x, तो IE Li++ 9x बाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। एक मिनट
इधर से नहीं आए, ऊपर से और ठीक है जी सर। बताना इसको यस सर। एक्सरसाइज करना है। तो ये ऑप्शन में से ये रहा है बेटा 9x/4, 9x, 4x/9, 4x, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो जैसा ये निकाला गया था 54.4 ऐसा नहीं निकालना है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दे दिया गया था ना, आपसे सीधे का हीलियम का निकालो तो आपका फार्मूला तो आपने निकाल लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, यहाँ पे बता दिया अगर हीलियम का ये है तो फिर लिथियम का बताओ। तो फिर एक का बता के दूसरे का पूछ रहा है तो मतलब दो इक्वेशन बना के तब रेशियो निकालोगे। ठीक है, चलो अब इसको क्या ले रहे हैं, चलो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू जेड इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये समझा रहे हैं। इट आल्सो डिपेंड्स upon number of electron in orbital or subcell. Ionization energy of filled orbital, half filled, इनकम्प्लीट। ये ध्यान देना, ये नॉट ऑलवेज, सॉरी ये नॉट ऑलवेज, ये हमेशा है। ध्यान देना फील्ड ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड से हमेशा ज्यादा होगी, हाफ फील्ड की इनकम्प्लीट से भी ज्यादा होगी, लेकिन कई बार ये पॉइंट सही नहीं होगा, कई बार सही नहीं होगा। ठीक है, अभी बताते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझ लो बेटा, आप लोग खुद समझ रहे हो, यहाँ पर आपके पास 3 एटम है, एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां पर आसान होगा निकालना, न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा ना। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बैठे हो, सब ऐसे बैठे हैं, अब सबसे किनारे भी बच्चा बैठा है तो सबसे भागना चाहे, हाँ आसान होगा नहीं, किनारे से कट लेगा, और यहाँ जो बैठा है वो देगा। ठीक वही सेम चीज है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस को काफ़ी टाइटली, फोर्सफुली, पावरफुली अट्रैक्ट किया है, तो ये बहुत आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है जी सर, और ये थोड़ा निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। और ध्यान दो, जैसे आप जा रहे हो साइज बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ नहीं है, एक सेल आ गई मतलब थोड़ा सा स्क्रीन आ गया, 2 सेल आ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट और आ गया, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इन 2 सेल के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, इसको मिटा देगा। अब यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान देना बेटा, इधर आप लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अगर आपसे कहा जाए Np6, Np5, Np4, Np3, यहाँ पर ऑर्डर अरेंज करना है तो ये ऑर्डर में ही अरेंज करना है।
ये 4 को ज़्यादा कम कर देते हैं। 3 वाला हाफ फील्ड। ध्यान ना, आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है। अब ध्यान देगा, ये फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में, 6 हो सकते हैं ना, 6 हैं, भरा हुआ है पूरा, स्टेबल है। P3 हाफ फील्ड है, P5 और P4 दोनों इनकम्प्लीट हैं। आपने कहा था हाफ फील्ड तो ज्यादा होगा इनकम्प्लीट से, लेकिन मना कर लिए, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। अच्छा, ज्यादा क्यों होगा? तो हाफ फील्ड क्या होंगे? एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। यहाँ पर फुल फील्ड भी एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे बताया भी जाता है, सिमेट्री ज्यादा होगी और एनर्जी एक्सचेंज भी ज्यादा होगा, सब पढ़ाया गया है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा बेटा, इधर हम लोग यहाँ पर P3, P4, P5, P6 आप पीरियड में जा रहे हो। अब यहाँ पर अगर जेड इफेक्ट कह दिया जाए x है, तो पीरियड में कितना बढ़ता है? 0.65 यूनिट। तो x प्लस 0.65, x प्लस 0.65 तो था ही, 0.65 फिर बढ़ गया। अब इसमें इसका x जेड इफेक्ट x है और इसका x प्लस 0.65 है, तो जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, सिमेट्रिकल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसके कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर सुपीरियर है। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान दो, जब आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तो जेड इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा या बहुत बढ़ गया? तो काफी ज्यादा अंतर हो गया ना, तो काफी ज्यादा अंतर हो गया। अब आप देखने में ही लग रहा है कि छोटा सा है, बहुत ज्यादा है। तो जो जेड इफेक्ट का अंतर है बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो काउंट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 5 की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसको सीधे ऐसे समझा जाए कि जो जेड इफेक्ट है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है हाफ फील्ड की तुरंत बाद वाले से ज्यादा होगी। जैसे हाफ फील्ड है P3, तो तुरंत बाद वाला क्या है? P4, उससे तो ज्यादा है, लेकिन उसके बाद वाले से ज्यादा नहीं होगी, उसके बाद वाले से ज्यादा नहीं होगी। अब चला जाएगा, चलो चलो, ये सब क्वेश्चन है भैया, जो आपको एग्जांपल दे दे पढ़ा रहे हैं, सब क्वेश्चन है। लिखिएगा ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला, इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, but irregularly, as Z effect increases, size decreases। पीरियड में आगे जाने पर Z effect बढ़ता है, साइज घटती है। ठीक भैया? तो यहां पर ध्यान दो, ये फर्स्ट ए है, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 0। क्या है? 0। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखा जाए तो ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8,
ये 2s1 2s2 2s2 2p0 2s2 2p1 अब 2p2 लिख रहे हैं, क्या लिखिए दो 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6 2p6 ध्यान देना। ये जो पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखा गया, लास्ट वाले का लिखा गया, सभी में लास्ट वाले का सभी में लिखा गया है। अब बताना आपको, आप यहां से यहां गए, जेड इफेक्ट बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, तो फर्स्ट एक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड एक की फर्स्ट एक की सॉरी फर्स्ट एक की कम है, सेकंड एक की ज्यादा है। और वैसे भी ध्यान दो, ये S1 हाफ फील्ड है जबकि S2 क्या है, फील्ड है। यहाँ तो S2 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो बेटा, सेकंड है और थर्ड है, बोलो S2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या P1 से? P1 से, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। P1 और P2 में जेड इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? P2 का। P2 और P3 में जेड इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? P3 का। P3 और P4 में बताओ, जेड इफेक्ट तो P4 का ज्यादा है, लेकिन ये हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? P3 ज्यादा, P4 और P5 में बेटा जेड इफेक्ट ज्यादा है, P5 P6 में जेड इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ एक्सेप्शन है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर? फील्ड ऑर्बिटल so extra stable, hence has more ionization, high ionization energy। यहाँ पर हाफ फील्ड, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल so extra stable, hence it has more energy, more ionization energy, more ionization energy। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा अब देखना बेटा, ये जो आपको बताई गई है, इसको ऊपर वाला मिटा दे रहा है। अब इसको हम लोग अगर क्रम से अरेंज कर लें, क्रम से, तो जो ये रेगुलर ट्रेंड आप देख रहे हो, क्रम से अगर देख लें तो सबसे पहले कौन आ रहा है? लिथियम। लिथियम के बाद बोले भैया बेरिलियम लिखे हैं, बोरान लिखे हैं। ये देखो बोरान की अधिक है, कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, तो ये बोरान से अधिक बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। देख लो इधर देखो, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के पहले कर दिया गया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कहा जाए मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एंड मैक्सिमम, तो यहां पर क्या लिखो बेटा? मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एल्कली मेटल, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड बोलो बेटा इनर्ट गैस। अच्छा यहां तक क्लियर हो क्या? ये लिख चुके हो? जल्दी करो। कई बार बेटा इधर ध्यान दो, इनमें से 4-5 एलिमेंट उठा लेंगे और बोलेंगे अरेंज करके बताओ। ठीक है, चलो बताते हैं इसको, यहाँ पे बिठा रहे हैं। अच्छा ध्यान देना,
किसको हटा दें? 3 लाइन ये हटा रहे थे। चलो अच्छा, अब ध्यान देना, इधर क्या होता है? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अच्छा, यहाँ पर लिथियम प्लस लिख रहे हैं, बेरिलियम प्लस, बोरान प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, क्लोरीन प्लस, नियान प्लस। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 3, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ना। अब इसको हटा रहे हैं। अब इनमें 2 वाले को हटा दो, 2 को हटा दो, बाकी जितने डिजिट दिख रहे हैं सभी ऊपर दिख रहे हैं नहीं। इसमें 3 वाला ढूंढो कौन है? 3 वाला कौन है यहाँ पे? फिर 3 के बाद क्या है? 5 वाला, 4 वाला, फिर 6 वाला, 8 वाला, 7 वाला, 9 वाला और इनर्ट गैस। ऑक्सीजन का ये हो गया होगा। ऑक्सीजन कितना? 8। तो अरे भाई 3, 5, 4, 6 के बाद कौन आएगा? 8 के बाद 7। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कुछ बुक में क्वेश्चन बनाया हुआ है तो बनाया हुआ है तो पूछ भी सकता है, बनाया हुआ है तो अब ऐसे जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे तो रटना है। ये तो समझा दिए, ये अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन देख के लिख रहे हो तो रटना पड़ेगा। बाकी आप वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 3, यहाँ पर 5, और उसी तरह से ऐसे आए हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख के देखे थे, देख लो कौन फील्ड है कौन हाफ फील्ड है, तो वैसे बता देना। ठीक है, तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। अच्छा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? एल्कली मेटल, और मिनिमम एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैक्सिमम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एल्कली मेटल, मिनिमम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ध्यान देना बेटा, अगर आपसे वैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कर रहा है तो एल्कली मेटल की मिनिमम और इनर्ट गैस की मैक्सिमम, और सेकंड कर रहा है तो एल्कली मेटल की मैक्सिमम और एल्कलाइन अर्थ मेटल की मिनिमम। चलो आगे बेटा, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग। तो क्या करें? बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको हटा दें क्या नीचे वाले को? ये अगला डाउन कर दो,
डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, सो बोलो बेटा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइज इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट सेकेंड डे में यहाँ पर बेरियम की कम होगी रेडियम से। फोर्थ ए में टिन की कम होगी लेड से। देखो यहाँ पर देखते चलो, इधर तो बेरियम की कम होगी रेडियम से और टिन की कम होगी, और ये तो पूरा एक्सेप्शन ही है। जो थर्ड डे वाला है पूरा एक्सेप्शन है। थर्ड डे में देखो बेटा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहाँ पर क्या हो गया, हेलियम। देखना सभी लोग ध्यान से। और क्या क्रम कैसे अरेंज करो, देखो कम मतलब ज्यादा, कम, अल्टरनेट मैनेजमेंट। देखो पहले ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, खत्म। इसको बता दें क्या, अगर कारण जानना है तो जान सकते हो। यहां से यहां तक तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये है नहीं है। यहां पे आप सोच रहे थे कम होना चाहिए था लेकिन ज्यादा हो गया, तो कारण क्या है, D subcell is filled. Which had less screening effect than P subcell. यहाँ पर P subcell फिलअप होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, समझिएगा। यहाँ पर P सबसेल फिलअप होगा, यहाँ पर क्या फिलअप होगा, D। तो आपको बताएगा था SPD, तो D सबसेल के द्वारा स्क्रीनिंग क्या होगी, कम होगी। तो स्क्रीनिंग कम होगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा अब ध्यान रखना, यहाँ पर भी D फिलअप होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, D फिलअप, ठीक है। यहाँ पर भी D फिलअप होगा, यहां पर भी डी फील्ड है, यहां पर भी डी फील्ड है, तो बात तो बराबर हो गई नहीं, साइज बड़ी हो गई, साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यहां पर डी फिलअप है, यहां पर भी डी फिलअप है, तो आप सोच रहे हैं भाई बात बराबर हो गई, तो यहां पर 3D फिलअप है, यहां पर 4D फिलअप है, तो साइज बड़ी हो गई, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम। और यहां पर भैया F सबसेल इज फील्ड, यहां पर F subcell is filled, which has least ionizing screening effect, so more ionizing energy। समझ रहे ना। तो अगर अरेंज करना हो तो बोरान, थाइलियम कह दो। अब इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। इसको रटना पड़ेगा, इसको तो रटना पड़ेगा। कारण आपको यहां पर मैं बता जरूर दिया है, लेकिन कारण जानने से आप सीरियल अरेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है।
इसको मिटा दें क्या? आगे देखना क्या? मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल हीलियम, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल सीजियम। कहाँ बेटा? कोई डाउट है क्या? न समझता हो बताओ, जब तक सोचो तब तक बोल देंगे, नहीं तो ऐसे भटक भी रहेगा तो। यहाँ पर ये सबसेलिंग फील्ड व्हिच हैज लीस्ट, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको बता दें क्या? एप्लीकेशन in prediction of valency, of element, prediction of valency of element। इसको क्या दे रहे हैं? हम कुछ लिखाएंगे नहीं, एक कहानी मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं सीधे। भैया एक एलिमेंट ए है जिसके पास कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी है, IE1, IE2, IE3 कुछ बताई गई है, IE4। यहाँ पर 100 किलो जूल, यहाँ पर 300 किलो जूल, यहाँ पर 800 किलो जूल, यहाँ पर 4000 किलो जूल। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए की वैलेंसी क्या है, आपसे कहा जाए ए की वैलेंसी क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर कहीं पर एनर्जी में अचानक परिवर्तन दिख रहा है, अचानक परिवर्तन की तुरंत परिवर्तन हुआ है भैया? कहीं दिख रहा है? कहाँ पे? 800 से 4000 अचानक दिख रहा है नहीं? भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 100 किलो जूल देना पड़ा, जब दूसरा आप निकाल रहे हो तो थोड़ा सा जेड इफेक्ट तो बढ़ा है ना, तो थोड़ा एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा आप निकाले तो फिर थोड़ा सा जेड इफेक्ट बढ़ा, फिर थोड़ी सी एनर्जी बढ़ानी पड़ी। लेकिन जब आप चौथा निकाल रहे हो तो थोड़ा सा नहीं, बहुत 800 से 4000 काफी ज्यादा अंतर है। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलते गए थे, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते गए थे। लेकिन ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए आप टारगेट करके निकाल रहे हो, बहुत एनर्जी दे रहे हो। तो इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए, ये बैलेंस सेल में रहे होंगे, आउटर मोस्ट सेल में रहे होंगे, इसलिए आसानी से निकलते जा रहे हैं। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो आप टारगेट करके निकाल रहे हो, अंदर वाली सेल में होगा। तो अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहोगे, तो यहाँ पर क्या कहोगे बेटा? फर्स्ट जंप। यहाँ पर क्या करने जा रहे हो इसको? फर्स्ट जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नोट करके एक लाइन लिख लेना, बिफोर फर्स्ट जंप in ionization energy, number of ionization energy is equal to valency, i.e. valency of A is 3। ध्यान रखना, यहाँ अचानक परिवर्तन हुआ है तो इसके पहले कितने ionization energy है? 3। तो इसका तो वैलेंसी कितना हो जाएगी? 3। यहाँ कोई डाउट नहीं है? मिटा दें क्या? इसको मिटा दें? चलो, in which case there is maximum jump
in between second and third ionizing energy, in which case there is maximum jump in between second and third ionizing energy. कहां पर मैक्सिमम जंप होगा? ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। ध्यान देना, क्या कौन सी डिजिट यूज की गई है? सेकेंड एंड थर्ड, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में मैक्सिमम जंप होना चाहिए। तो मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकले और तीसरा निकालने के लिए बहुत एनर्जी देना पड़े, तभी तो मैक्सिमम जंप होगा। तो ये ध्यान दो, ये दो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, इसके निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा? इनर्ट केस। तो ध्यान देना, ये ऐसे केस बेटा, ये पहली डिजिट ध्यान दीजिएगा, दो लिखा गया ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट हो जाए। थर्ड एंड फोर्थ अगर कहा गया होता तो आंसर क्या होता अपना? तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट हो, दो एक तीन निकालने के बाद ये इनर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोला गया होता तो एक निकालने के बाद इनर्ट हो, इसका मतलब ऑप्शन ए होता। बात क्लियर है? तो दो डिजिट बोली जाएगी, उसमें जो छोटी डिजिट होगी इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाना चाहिए? इनर्ट हो जाना चाहिए। उतना निकालने के बाद क्या हो जाना चाहिए बेटा? इनर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये था। दूसरा एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ reducing tendency. Ionizing energy is inversely proportional to reducing tendency. Ionizing energy is inversely proportional to reducing tendency. अच्छा ध्यान देना बेटा, सबसे कम आयोनाइजिंग एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसका बताया गया? सीजीएम का। पीरियोडिक टेबल में सीजीएम का सबसे कम है, इसका मतलब उसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है। तो लिख लेगा यहां पर आगे, इन पीरियोडिक टेबल मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ सीजियम, सो इट शुड बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, but best reducing agent in periodic table is lithium. इसको इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बेस्ट reducing agent in periodic table is lithium. अच्छा, रीजन में पूछा जाता है, as reducing tendency depends, ये शार्ट में जो लिख रहे हैं इसको समझ जाओगे ना। रिड्यूसिंग टेंडेंसी मतलब अपचायक क्षमता, पीरियोडिक टेबल, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, ठीक है। रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा बेटा। कौन कौन? सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड combined effect of all is minimum for lithium। और इन तीनों को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन तीनों का जो कंबाइंड फैक्टर उसको आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा है कि लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, जबकि आप कह रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, सही बात है, लेकिन केवल आयोनाइजेशन एनर्जी ही गवर्न नहीं करेगा। इसमें तीन फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे और तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है मिनिमम है किसके लिए बेटा? लिथियम के लिए। इसलिए लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ one electron to isolated neutral gaseous atom is known as electron affinity. यहाँ पर यूनिट में बेटा, यूनिट में वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी। इसको बेटा दे क्या? किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ये गैस है, आइसोलेटेड है, किसी से जुड़ा नहीं है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है और गैसीय एटम है, गैसीय। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और ध्यान देना बेटा, जब भी कोई चीज जुड़ता है एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलती है तो डेल्टा एच क्या दिखाएंगे? माइनस x किलो कैलोरी। x किलो कैलोरी। अच्छा, इधर ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, अगर एक और जोड़ना है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। एक और जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। भैया आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों कि दूसरा जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे क्या? यहाँ पर पहले तो लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, अंडरलाइन कर लेना, while other are endothermic as on addition of one electron, on addition of one electron, यहाँ पर हम लोग ध्यान देना, सभी लोग ध्यान समझो, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। पहले सुन लो, जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी निश्चित रूप से निकलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज जुड़े और एनर्जी न निकले, निश्चित रूप से एनर्जी निकलेगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एनर्जी निकल क्यों रही है? यहाँ पर एनर्जी दे क्यों रहे हो? निकलेगी, यहाँ पर भी निकलेगी, ऐसा नहीं कि निकलेगी नहीं, निकलेगी, एनर्जी निकलना ही निकलना है। फिर आप यहाँ तो पॉजिटिव लिखा जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब देना, तो ध्यान दो, हो सकता है कि जुड़ने पर 10 किलो जूल निकल ले और जोड़ने के लिए आपको 20 किलो जूल देना पड़ा हो।
तो नेट आप नुकसान में हो कि सिस्टम नुकसान में है? आप नुकसान होना, सिस्टम तो फायदे में हुआ। वो आपको दिया 10, आपने दिया उसको 20, तो सिस्टम तो फायदे में है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना मतलब सिस्टम मतलब जुड़ जाए और निकाले ना, निकलना पड़ेगा। हाँ, अब बात यह है कि फिर यहाँ पर एनर्जी देना क्यों पड़ा? तो रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है, ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases. So during addition of electron, it is repelled. And to overcome का मतलब हमको जोड़ना जरूरी है। ओवरकम का मतलब विजयी होना, हासिल करना, जीत हासिल करना, ठीक है। ओवरकम दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन पर विजयी होने के लिए, ठीक है, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, हैज टू बी सप्लाइड। तो इस ओवरकम करने के लिए एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्वेश्चन है, which one is not endothermic? Which one is not endothermic? कौन एंडोथर्मिक नहीं है? अरे भैया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एंडोथर्मिक होगा ही। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले पर विचार करो, तो ये जोड़ रहे हो या एनर्जी देना मतलब निकलेगी। यहाँ जोड़ रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जोड़ रहे हो, इसलिए यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक अभी पढ़ा है, फिर भी आप ए बी कर रहे हो, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी इज नॉट एंडोथर्मिक। इधर को क्या लगता है? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग क्या हो जाएगा? सेम वही जेड इफेक्ट, साइड, स्क्रीन इफेक्ट। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन number of electron in subcell. It also depends upon number of electron in subcell. सबसेल, तो देखना है बेटा यहाँ पर सबसेल में, इधर देखिएगा सभी लोग ध्यान से। यहाँ पर उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको ज्यादा है, ठीक है। तो क्या
फील्ड ऑर्बिटल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है? नो। हाँ? नहीं। हाफ फील्ड है? है। और इनकम्प्लीट है तो बहुत ज़्यादा। बस ऐसे समझ लो जैसे आप खूब भूखे हो, थोड़ा बहुत खाए हो और एकदम खाए हो, इतना खा लिए हो कब खा नहीं सकते हो और खाना आपको परोसा जा रहा है। तो पहली कंडीशन में मतलब अंतिम कंडीशन मान लो कि आप पूरा फुल्ली सैचुरेटेड हो और खाना फिर भी दिया जा रहा है। नहीं, कभी कभी ऐसी मेहमानबाजी हो जाती है, हो जाती है नहीं कि पूरा एकदम सैचुरेट हो लेकिन नहीं भैया थोड़ा सा, अरे बहुत अच्छा आइटम इसको ले लो। तो उस कंडीशन में क्या होता है? अरे नहीं, बस ये होता है किसी तरह माफ़ कर दो हमें, है कि नहीं? ऐसा नहीं जो आइटम आप इतना ज़बरदस्ती रिपेल कर रहे हो वो अच्छा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था लेकिन वो अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? और थोड़ा बहुत चल सकता है भी, परोसा जा रहा है तो ठीक है चला लेंगे, और भूखे हो एकदम तब तो दौड़ के ले लेंगे। सेम वही चीज़ है। तो किस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन की चाहत कितना ज़्यादा है, ठीक है? तो इन दोनों को, ये दोनों स्टेबल हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है और अगर आप देने का प्रयास करोगे तो फिर प्रयास करना पड़ेगा। मतलब प्रयास का मारपीट के निवेदन तो होगा नहीं, यहाँ एनर्जी, सब एनर्जी अपना रोल प्ले करती है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इनकम्प्लीट है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो नेगेटिव को तो हम लोग कम देखते हैं, कम मानते हैं, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कम मानेंगे। अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज नेगेटिव को ज़्यादा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम नुकसान में है ना, तो सिस्टम का नुकसान होगा तब अपना फायदा होगा। तो सिस्टम का जितना नुकसान होगा हम उतने फायदे में हैं, ठीक है? और यहाँ सिस्टम फायदे में है इसका मतलब हम नुकसान में हैं, ठीक भैया? तो यहाँ पर जैसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी मैक्सिमम है तो इसका मतलब मैक्सिमम निगेटिव है, मिनिमम है इसका मतलब मिनिमम नेगेटिव है। मिनिमम नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव हो गई, ठीक है? तो मिनिमम कहने का मतलब कि वो नेगेटिव वैल्यू में कम है, ठीक है? तो ये हो गया। आगे चला जाए, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड टाइम हो गया, अपना खत्म हो गया। कल सुन किया जाता है इसको, चलो खत्म होगा नहीं, अभी आ जाएंगे आगे फिर कल सुबह, ठीक है? तो कल थोड़ा सा मुश्किल से 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रोएक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक है? और उसका एप्लीकेशन देख लेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कि टॉपिक कवर अप कर लें। अगर एसिड बेस, एसिडिक बेस कौन सा होगा तो एप्लीकेशन आएगा नहीं इस पर, ठीक है? तो थोड़ा सा पढ़ के आइए और देखेंगे कुछ क्वेश्चन किए हो नहीं तुम लोग? सर कर रहे हैं, किए हो तो और कुछ भेजें। अभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि एसिड बेस वाला भी नहीं हुआ था। चलो ठीक है।